दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे तालिबान ने दे दी खुली चेतावनी। तालिबान बोला अगर तुमने फ़लस्तीनियों को मारना बंद नहीं किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। आखिरकार क्यों दोस्तों? ईवीएम को लेकर अखिलेश ने भी कर दिया खुलासा। अखिलेश बोले बैलेट पेपर से ही होना चाहिए चुनाव, ईवीएम को कर देना चाहिए बंद। आखिरकार कैसे दोस्तों महाराष्ट्र में मचा है हंगामा। अजित पवार के ऊपर ही कहीं ना कहीं जो शिंदे फंडवीज हैं वो भड़क गए हैं। और आखिरकार कैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बनेगी 2024 का ब्रह्मास्त्र। तमाम खबरें देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। आपको बता दें चले दोस्तों, फाइनली तालिबान भी कूदा अब इजराइल और हमास की लड़ाई में। तालिबान ने के लड़ाकों ने दी खुली चेतावनी। तालिबान ने कहा कि अगर इजराइल ने फ़लस्तीनियों को मारना बंद नहीं किया तो अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार भी रहना। आपको बता दें चले तालिबान एक ख़तरनाक वो माना जाता है देश। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में तालिबान ने, आपको याद होगा कि कब्ज़ा कर लिया था जो है यहाँ पर। अब तालिबान ने खुली धमकी दे दी है कि अगर नहीं रुका जो है यहाँ पर इजराइल तो इसका अंजाम भी उसको भुगतना होगा। आपको बता दें चले फिलहाल एक बार फिर से ईवीएम पर उठ गए सवाल। अखिलेश यादव बोले अगर जनता के मन में भ्रम है तो इस भ्रम को दूर करना चाहिए, क्योंकि अब जनता को ईवीएम पर विश्वास नहीं रहा, बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव। आपको बता दें चले अखिलेश यादव ने कहा कि जब चुनाव आयोग ने मुझे नोटिस जारी किया था कि आप कैसे कह रहा हो कि मुस्लिम और जो है यहाँ पर ख़ास करके जिस समाज से अखिलेश आते हैं उनके वोट काटे गए। उन्होंने कहा कि मैंने बाकायदा डेटा भी दिया था कि 18,000 लोगों के वोट काटे गए थे मुस्लिम और यादव को मिलाकर, लेकिन चुनाव आयोग ने आज तक उन अधिकारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसका मतलब साफ है कि ईवीएम को लेकर भी दोस्तों कहीं ना कहीं चुनाव आयोग संरक्षण बना हुआ है, इसकी ढाल बना हुआ है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल मायावती ने दानिश अली को निकाला बाहर तो भड़क गए दानिश अली। दानिश अली बोले फिलहाल सच बोलने की अगर सज़ा मिलेगी, अगर बीजेपी के खिलाफ बोलना गुनाह है तो मैं बोलता रहूंगा। दरअसल आपको बता दें मायावती ने बिना किसी वजह के दानिश अली को पार्टी से बाहर निकाल दिया। बताया जा रहा है जिस दिन से राहुल गांधी ने दानिश अली को गले लगाकर उनसे माफ़ी मांगी थी बीजेपी के सांसद की तरफ से, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम होने की वजह से दानिश अली को गाली दी थी और आतंकवादी भी बोला था, और उसके बाद से ही दोस्तों मायावती चिड़ी हुई थी। बताया जाता है अगर बीजेपी के बारे में कोई भी कुछ कहे तो मायावती को बुरा लग जाता है और वो उस इंसान को पार्टी से बाहर निकाल ही देती हैं। इसीलिए दानिश अली ने कहा कि अगर बीजेपी के खिलाफ बोलना गुनाह है तो मैं ये जुर्म बार बार करने को तैयार हूँ। आपको बता दें चले दोस्तों हमास और इसराइल की लड़ाई में इसराइल का बड़ा नुकसान। फिर से एक बार हमास ने उड़ा डाले इसराइल के कई टैंक। दरअसल हमास इसराइल की लड़ाई में नए मोड़ आते चले जा रहे हैं, जिसके बाद एक बार ये साबित हो गया कि फिलहाल हमास ने इसराइल के फिर से कई टैंकों को अपना निशाना बना लिया। हमास ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल के कई सैनिकों को भी ढेर कर डाला। आपको बता दें चले अब तक हमास ने जो यहाँ पर कई सैनिक मार दिए हैं इसराइल के, इससे इसराइल को एक बड़ा झटका लगा है। वहीं पर यह भी साफ दिखाई दे रहा है कि इसराइल की आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो बुरी तरीके से बर्बाद होने वाली हैं। राजस्थान में आपको बता दें चले अब तक नहीं चुना गया सीएम। वसुंधरा राजे के बागेश्वर से बीजेपी बैकफुट पर। दरअसल आपको बताते चले वसुंधरा राजे ने ऐसे सुर दिखाया कि जो बीजेपी ये सोच रही थी कि हम तुरंत सीएम बना देंगे, उस बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वसुंधरा राजे जो है वो सीएम पद की उम्मीदवार बनना चुकी हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि वही सीएम बनेंगे। इधर दूसरी तरफ बीजेपी परेशान है तीनों राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर। मीडिया बीजेपी को ढकने में लगी है। ये वही मीडिया है जब कांग्रेस ने 2 दिन की देरी कर दी थी कर्नाटक में सीएम का नाम घोषित करने में, तो मीडिया और बीजेपी दोनों आरोप लगा रही थी कि जनादेश का जो है अपमान किया जा रहा है, अब तक सीएम का नाम घोषित नहीं किया गया। और आप समझिए बीजेपी को तो पूरा 8 दिन हो गए हैं, आज 8वें दिन भी बीजेपी ने अपने सीएम का नाम जारी नहीं किया तीनों राज्य में, और मीडिया इसको ये कहकर ढक रही है कि बीजेपी मंथन कर रही है ताकि 2024 में का ध्यान रखते हुए सीएम चुना जाएगा। आप समझिए बीजेपी करे तो उसको कैसे बचा लिया जाता, लेकिन यही काम अगर कांग्रेस से 1 दिन की भी देरी हो जाए तो पूरी गोदी मीडिया पीछे पड़ जाती है। आपको बता दें चले दोस्तों हमास इजराइल की जंग में जो है यहाँ पर इजराइल हमास का बड़ा दावा। हमास बोला अब तक हमने 5,000 सैनिकों को या तो मार दिया या फिर उनको बुरी तरीके से जख्मी कर दिया है। आपको बताते चले हमास ने पहली बार कहा कि उसने वक्त वक्त पर मुंह तोड़ जवाब दिया इसराइल को। हमास ने कहा कि अब तक हम 5,000 सैनिकों को ढेर कर चुके हैं इसराइल के। यही नहीं, हमास ने यह भी कहा कि फिलहाल इसराइल अगर फिलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार करेगा तो हम ढाल बनकर उतरेंगे।
सीधी सी बात ये दोस्तों, ये लड़ाई तो अगर देखी जाए तो फ़िलिस्तीन और इज़राइल की थी, लेकिन हमास के उस एक हमले ने फ़िलिस्तीन को और हमास को दुश्मन बना दिया, सॉरी इज़राइल को। लेकिन आपको याद होगा कि इज़राइल 56 साल से फ़िलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, और दोस्तों इज़राइल जो कर रहा है वो दुनिया के सामने है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इज़राइल को आतंकवादी नहीं बुलाते हैं, लेकिन मेरी नज़र में दोस्तों इज़राइल एक आतंकवादी है, क्योंकि 56 साल से जिस तरीके से वो फ़िलिस्तीन की ज़मीनों को हथिया रहा है, लोगों को मार रहा है, मस्जिदों में घुस रहा है, इससे क्या कहा जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इस वक्त नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, उत्तर यूपी से करेंगे नीतीश कुमार भारत जोड़ो सॉरी इंडिया गठबंधन की पहली यात्रा की शुरुआत। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, इंडिया गठबंधन में अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। सब जानते हैं कि कभी भी लोकसभा के चुनाव आ सकते हैं, और उससे पहले ही विपक्ष ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। भले ही ये मीटिंग दोस्तों 17 तारीख को रखी गई हो, लेकिन लोग मेहनत पर अभी से लग गए। सबको अपने अपने काम मिल चुके हैं, किसी को प्रचार का मिला, किसी को होर्डिंग का, तो किसी को कुछ और काम दिया गया। यही कारण है जो अब इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहली रैली उत्तर प्रदेश से ही की जाएगी। आपको बताते चले, मोदी के गढ़ वाराणसी से हुंकार भरेंगे नीतीश कुमार। वाराणसी में जाकर नीतीश कुमार की पहली इंडिया गठबंधन की रैली होगी। बताया जा रहा है कि फिलहाल नीतीश कुमार ने अपना मास्टर स्ट्रोक ऑन कर दिया है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन ही अपनी सरकार बनाए। ईरान के राष्ट्रपति पहुंचे रूस में जाकर कर रहे हैं दौरा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति फाइनली रूस पहुंच चुके हैं। रूस में जाकर उनका दौरा चल रहा है। बताया जा रहा है पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे हैं इजराइल के खिलाफ। आपको बताते चले, पुतिन ने भी कई बार बयान दिया है कि इजराइल जिस तरीके के हमले कर रहा है उसको रोकना चाहिए। पुतिन ने बार बार कहा है कि वो फिलिस्तीन के साथ है, और ये भी माना जा रहा है कि रूस के पुतिन जो है वो हथियारों से मदद भी कर रहे हैं हमास की। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल इस वक्त जो है यहाँ पर बुरी तरीके से फंस गई बीजेपी ने अपने किसी भी राज्य में सीएम का नहीं करा जो है नाम रिवील, तो भड़क गए अशोक गहलोत बोले बीजेपी का काम भी मुझे करना पड़ रहा है। दरअसल आपको बताते चले, अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी से अभी तक कोई सीएम नहीं बना है। यही कारण है जो दोस्तों अब तक बाकायदा सीएम की कुर्सी पर अशोक गहलोत ही हैं। लेकिन अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी का काम मुझे करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने असली मुद्दों पर चुनाव ही नहीं लड़ा, जनता में झूठ फैला दिया कि हम मुसलमानों को 50 लाख देते हैं और हिंदुओं को सिर्फ 5 लाख देते हैं। उन्होंने अशोक गहलोत ने कहा कि कन्हैया लाल की हत्या को लिया है, लव जिहाद लिया है, पता नहीं उन्होंने कहा क्या क्या मुद्दों पर इन्होंने चुनाव लड़ा। अगर चुनाव लड़ना था तो इन मुद्दों पर लड़ते कि हमने क्या किया, हमने कौन सी स्कीमें चलाई। लेकिन बीजेपी इन मुद्दों पर कभी चुनाव लड़ती ही कहाँ है दोस्तों, जो अशोक गहलोत इसकी बात कर रहे हैं। अब तो अशोक गहलोत को समझ जाना चाहिए कि बीजेपी एक चलती फिरती धर्म की दुकान बन चुकी है जो लोगों को भड़काती है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू का बड़ा बयान, बोले हो जाइए तैयार, 3 महीने के अंदर वापस से दोहराया जाएगा कर्नाटक वाला इतिहास, हम बनाएंगे फिर से। जो है यहाँ पर एक तरीके से उन्होंने कांग्रेस का समर्थन कर दिया है, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि तैयार हो जाइए, अब आंध्र प्रदेश जीतेगी कांग्रेस। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, खबरें भी कुछ यही हैं। खबरों में भी यही कहा जा रहा है कि फिलहाल अब कर्नाटक और वहाँ वाला इतिहास दोहराएगी कांग्रेस, जो अभी तेलंगाना में उसने किया और इससे पहले कर्नाटक में जीता था। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी साउथ से गायब होती जा रही है और कांग्रेस मजबूत होती चली जा रही है। ऐसे ही अगर हम बात करें दोस्तों, तो हिंदी राज्यों में अब कांग्रेस के सिर्फ 1-2 राज्य ही बचे हैं, जहां पर एक बिहार में मिलीजुली सरकार है और एक हिमाचल प्रदेश है, वहां पर कांग्रेस की सरकार है। बाकी राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस खो चुकी है, और मैं समझता हूं ये कांग्रेस ने पूरी मेहनत की। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात यह है कि जब आप चुनाव हार जाते हैं 2% से भी, तो सब नुस्खे निकालना तो खैर शुरू कर ही देते हैं, ये गलती हुई वो गलती हुई। लेकिन दोस्तों जिस सरकार का डंका बज रहा होता है, जो जीत रही होती है, उसकी सब तारीफ करते हैं। जैसे जब कर्नाटक जीते थे, कांग्रेस की तारीफें हो रही थी। अब जब कोई खास करके 2 राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल गए। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि अगर दोस्तों पहले से तैयारी की जाती तो कांग्रेस वो 2% वोट से जो हारी है वो कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा मिल सकता था, क्योंकि बीजेपी को ज़्यादा वोट मिले दोस्तों 2%, उसने कांग्रेस के वोट नहीं काट पाई। वो कांग्रेस को उससे भी ज़्यादा प्रतिशत वोट मिला जो पिछली बार मिला था। मतलब कि अशोक गहलोत के काम को पसंद किया गया है, लेकिन बीजेपी को 2% वोट ज़्यादा मिल गया। मतलब कि अब की बार कुछ वोटरों ने और ज़्यादा वोट डाले हैं, जिसके कारण बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली राजस्थान में। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल अब पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाएगा इजराइल को लेकर अरब देश कर सकते हैं जल्द ही दोस्तों
कुछ ऐलान। दरअसल आपको बताते चलें, एक तरफ अरब देश जो है यहाँ पर तेल की आयात पर रोक लगाने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये मुश्किलें बढ़ती हुई भी नज़र आ रही हैं। आपको बताते चलें, इन मुश्किलों का सबसे बड़ा कारण भुगतना पड़ेगा इजरायली सरकार को। इजराइल सरकार एक बात समझ ले कि आने वाले समय में उसका पूरी तरीके से दोस्तों जो है यहाँ पर वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि फ़िलहाल इस वक्त सरकार की नीतियाँ और ख़ास कर जो हो रहा है उसको लेकर उन लोगों में काफ़ी गुस्सा दिखाई दे रहा है, जनता में। इसी को लेकर अब ये साफ़ हो गया है कि फ़िलहाल आने वाले समय में काफ़ी बदलाव की ज़रूरत है। हमारे इजराइल के बीच की जो लड़ाई है दोस्तों, ये ख़त्म नहीं हो रही है, इसीलिए अब अरब देश जो हैं वो ये फ़ैसला ले रहे हैं कि अब तेल की आयात पर बिल्कुल ही रोक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये झगड़ा ऐसा नहीं रुकने वाला। और दोस्तों, युद्ध विराम को लेकर भी कई बातें कही जा रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल बीजेपी के ऊपर हमलावर हुई महुआ मोहित्रा बोली, फ़िलहाल मुझे निकाल कर बीजेपी को लगता है कि हम सच बोलना बंद कर देंगे तो बीजेपी बहुत गलतफहमी में। दरअसल दोस्तों, महुआ मोहित्रा ममता बनर्जी की ख़ास है और राहुल गांधी की बहुत बड़ी फ़ैन है। आपको बता दूं, जो महुआ मोहित्रा है वो राहुल गांधी को बहुत पसंद करती हैं, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन भी है। और ममता बनर्जी की सबसे दिग्गज स्पोक पर्सन, नेता जो भी कह लीजिए, वो मानी जाती हैं महुआ मोहित्रा, क्योंकि दोस्तों वो जिस तरीके दहाड़ती हैं बीजेपी चूहे की तरह बिल में घुस जाते हैं बीजेपी के विधायक। आपको बताते चले, यही कारण है जो महुआ मोहित्रा को न बोलने दिया एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में। किसको क्या सज़ा मिलेगी दोस्तों, ये कोई कैसे डिसाइड कर सकता है जब तक आपने जो आरोपी है उसको बोलने ही नहीं दे रहा हो, आप किसने ऐसा किया भी है या नहीं, अपनी सफाई भी नहीं पेश करने दे रहा हो। ये ओम बिरला ने करा, और ओम बिरला तो खैर सबको ही पता है कि भैया, जब वो राहुल गांधी से कह सकते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, एक पद पर आप बैठे हुए और आप उसी पद की गरिमा को समझ नहीं रहा हो, फिर भी आप कह रहा हो आपके पास पावर है, फिर भी आप कह रहा हो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब तो यही हुआ, आप ये कहना चाह रहा हो कि मोदी शाह डिसाइड करते हैं कौन राज्यसभा में रहेगा और किसको आउट करना है इल्ज़ाम लगाकर। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल अमेरिकी जो गाज़ा युद्ध विराम है पर दोस्तों आपको बताते चले, वीटो के बाद अब अमेरिका के विदेश मंत्री सऊदी समक्ष के साथ बैठक कर रहे हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले, गाज़ा में युद्ध विराम को लेकर बात चल रही है और फिलहाल वीटो के बाद अब अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं दोस्तों, उन्होंने सऊदी समक्ष के साथ बैठक की है। बताया जा रहा है फिलहाल युद्ध विराम को लेकर बातचीत की जा रही है कि इजराइल और हमास के बीच में युद्ध विराम अब लगा देना चाहिए। आपको बताते चलें, फिलहाल इजराइल और हमास की जंग जारी है, दोनों एक दूसरे की तरफ से जो है हमले कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि फिलहाल ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमास और इजराइल के बीच की ये जंग दोस्तों मासूम लोगों की जान ले रही है, चाहे फिर वो फ़लस्तीनी हो दोस्तों या फिर इजराइल के लोग हो, तमाम लोग मारे जा रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों नेतन्याहू की इस खास करके इस अकड़ की वजह से वहाँ के लोगों की जानें जा रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल पूरी तरीके से हिजबुल्लाह ने कर दिया आक्रमण, दहल उठा दोस्तों पूरा इजराइल। दरअसल आपको बताते चले, उत्तरी इजराइल पर आक्रमण हुआ, हिजबुल्लाह की एंट्रीज ने दोस्तों कई टैंकों को गाइडेड मिसाइलों के साथ उड़ा डाला। दरअसल दोस्तों, हिजबुल्लाह हमेशा से इजराइल के ऊपर भारी पड़ रहा है और हिजबुल्लाह के इस कारनामे से दोस्तों इजराइल पूरी तरीके से जो है यहाँ पर ध्वस्त हो चुका है। सीधी सी बात यह है, अगर हिजबुल्लाह को रोकने की कोशिश करना है तो फिलहाल ये सब कुछ रोकना होगा, और इजराइल जब तक दोस्तों ये नहीं रोकेगा वार, तब तक हिजबुल्लाह नहीं मानने वाला। हिजबुल्लाह ने साफ कहा है कि फ़लस्तीन के लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता, वो अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। और भाई, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हिजबुल्लाह के साथ साथ अब तो जो ख़ास करके लड़ाके हैं दोस्तों, वो भी उतर पड़े हैं, और इसमें कहीं ना कहीं अब बुरी तरीके फंसता हुआ नजर आ रहा है इजराइल। तो बता दें दोस्तों, ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास। ममता बनर्जी बोली ये सब कुछ बीजेपी की है चाल, जो भी बीजेपी के खिलाफ सच बोलता है बीजेपी उसके ऊपर कार्रवाइयाँ करती है। दरअसल ममता बनर्जी ने अपनी सांसद महुआ मोहित्रा के जाने के ऊपर बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर महुआ मोहित्रा को निकाला है। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन महुआ के साथ खड़ा है। आपको बता दें दरअसल दोस्तों, महुआ मोहित्रा के समर्थन में कल गांधी जी की प्रतिमा के नीचे पूरा इंडिया का विपक्ष हमें दिखाई दिया और महुआ मोहित्रा के लिए फाइट करता हुआ भी दिखाई दिया, जिससे एक चीज़ तो साफ हो जाती है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन अब एक सुर में बोलेगा, एक ही रुख पर बोलेगा। क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों तो कांग्रेस बहुत मजबूत हो चुकी है, और ये भी हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए दोस्तों कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की हार महज 2% से हुई है, तो कांग्रेस के पास उसका वोट बैंक अभी भी तैयार है। हाँ, ये बात सच है कि उसने राजस्थान छत्तीसगढ़ की सत्ता को
ज़रूर दिया दोस्तों, लेकिन वो वहाँ पर अभी भी उतनी मजबूत है क्योंकि उसका वोट परसेंटेज बढ़ा है। और ये आप भी जानते हैं कि लोकसभा में बदलाव की हवा चल रही है दोस्तों। ये लोकसभा की हवा कहीं मोदी सरकार को उड़ाकर ना ले जाए, सिंपल सी बात ये है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर हो सकती है बड़े पैमानों पर एंट्री। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले राजस्थान में पूरा तख्ता पलट की चल रही है तैयारियाँ। आपको बता दें चले दोस्तों, राजस्थान में किसी का भी इस्तीफ़ा नहीं लिया गया है क्योंकि तमाम लोगों ने राजस्थान में अच्छा काम किया और जो वोट प्रतिशत था वो और कांग्रेस का बढ़ा है। आपको बता दें चले कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ने के साथ साथ राहुल गांधी ने, याद होगा जैसे ही राहुल गांधी 3 दिन के दौरे पर भी जाने वाले थे, लेकिन दोस्तों इसी को कहते हैं असली नेता। राहुल गांधी ने अपना दौरा रद्द कर दिया और वो अब विदेश नहीं जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, राहुल गांधी ने सही डिसीजन लिया है क्योंकि इस वक्त पार्टी को राहुल गांधी की ज़्यादा ज़रूरत है और कुछ बड़े फैसले हैं दोस्तों, ऐतिहासिक फैसले जो राहुल गांधी को लेना ही पड़ेंगे और वो शायद राहुल ले भी रहे हैं। आने वाले लोकसभा में शायद हमें एक अलग राह दिखाई देगी क्योंकि दोस्तों इंडिया गठबंधन अपने आप में कई बड़े बड़े दलों का गठबंधन है। ये दोस्तों अब मोदी की लड़ाई आसान नहीं है। अब की बार लड़ाई केजरीवाल से है, राहुल गांधी से है, सोनिया गांधी से है, प्रियंका गांधी से है, नीतीश कुमार से है, तेजस्वी यादव से है, ममता बनर्जी से है, तो और तमाम उन नेताओं से है दोस्तों जो लोग कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया गठबंधन जब एकजुट होकर अगर बीजेपी से मुकाबला कर गया दोस्तों, तो मैं लिख के दे सकता हूँ लोकसभा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। 2024 में इंडिया की गठबंधन की सरकार आएगी। वो इसलिए आएगी दोस्तों क्योंकि अगर पिछली बार का वोट प्रतिशत देखा जाए तो बीजेपी का विपक्ष के मुकाबले बहुत कम था और अगर दोस्तों विपक्ष एकजुट हो जाता है तो ये बात आप भी जानते हैं कि जो वोटों का खास करके जो नुकसान होता है उसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और वोट प्रतिशत काफ़ी अच्छा बनेगा। मुझे ऐसा लगता है 2024 में इंडिया गठबंधन पहली बार राज करता हुआ नजर आएगा, यानी कि एक गठबंधन की सरकार हमें देखने को मिल सकती है। ऐसा एक बार तब हुआ था जब तमाम विपक्षी दलों ने आपस में गठबंधन किया था और इंदिरा गांधी को हरा दिया था। ये सन 1966 वगैरह कुछ इस टाइप की बात है जब इंदिरा गांधी बुरी तरीके से चुनाव हार गई थी, शायद 1969 की बात है। तो वहीं पर अब ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें चले दोस्तों, गाज़ा में युद्ध विराम लगाया जाए वरना इजराइल को इसका अंजाम भुगतना होगा। फिर से दोस्तों आपको बताते चले तुर्की ने चेताया। दरअसल आपको बताते चले युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं सभी लोग। तुर्की ने कहा है कि फिलहाल नेतन्याहू लगातार इजराइल गाज़ा के लोगों को परेशान कर रहा है। नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि फिलहाल गाज़ा के लोगों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है वो उसका विरोध करते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, नेतन्याहू के खिलाफ अर्दोगान ने मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने पहले भी कहा था कि फ़िलहाल जो नेतन्याहू है वो गाज़ा का कसाई बन चुका है, वहाँ पर लोगों को मार रहा है और एक बार फिर से ये देखने को मिल रहा है दोस्तों जहाँ पर पूरी मुश्किलें सामने आ चुकी हैं। ये कहना गलत तो नहीं होगा कि अब इस वक्त काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा इजराइल को। एक बार फिर से दोस्तों आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए कहा अच्छी बात। अखिलेश बोले हम कांग्रेस के साथ हैं, ये लोग तो बात का बतंगड़ बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल दोस्तों माना तो ये जा रहा है कि कांग्रेस को हराने के लिए अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में पूरी जान लगा दी और कहीं ना कहीं वो वोट भी काटने में कामयाब रहे। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव इतने बड़े नेता हैं कि उनकी वजह से कांग्रेस हार जाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने कैंडिडेट भले ही खड़े किए थे लेकिन पूरा नुकसान अखिलेश के जाने का कांग्रेस को नहीं हुआ। लेकिन हाँ हुआ ज़रूर है दोस्तों, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो कांग्रेस की बुराइयां करी मध्य प्रदेश में जाकर, जो उनका वोट काटने का काम किया, ये कहीं ना कहीं गलत था। क्योंकि अखिलेश इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे लेकिन वो उल्टा कांग्रेस की बुराइयाँ करते फिर रहे थे। आपको बताता चलूँ दोस्तों, फिलहाल इजराइल हमास की युद्ध में नया मोड़ आ सकता है। जी हाँ, आपको बताते चले युद्ध विराम को लेकर एक बार फिर से नेतन्याहू सोच सकता है। दरअसल आपको बताते चले हमास के पास अभी भी कई जो है यहाँ पर लोगों को कब्जा बनाकर रखा गया है। हमास ने अभी भी इजराइल के कई लोगों को बंधक बना रखा है, जिसके बाद इजराइल की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि इजराइल और हमास की इस जंग में दोस्तों कहीं ना कहीं अब बदलाव की ज़रूरत है और बताया ये भी जा रहा है कि अब आगे से इस फैसले को लिया जाएगा। तो देखते हैं आखिरकार ये फैसला क्या होता है और किस तरीके से इस फैसले पर जो है यहाँ पर